औरंगजेब आलमगीर एक जालिम बादशाह नहीं था। सिर्फ इतना कहने की वजह से समाजवादी पार्टी के सीनियर रहनुमा और महाराष्ट्र के एमएलए अबू आसिम आजमी के खिलाफ एक्शन हो गया। महाराष्ट्र असेंबली से उनको सस्पेंड कर दिया गया और उनको सस्पेंड करने की मुहिम चलाई महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने। अबू आसिम आजमी ने जो कुछ कहा वो मुकम्मल तौर पर हकीकत है, मुकम्मल तौर पर सच्चाई पर मबनी है, उसमें ज़रा बराबर भी झूठ नहीं है। लेकिन औरंगजेब की तारीफ करना, उनको जालिम बादशाह ना मानना बर्दाश्त नहीं हो सका। बीजेपी को, शिवसेना को, तमाम राइट विंग को, उन तमाम लोगों को जो औरंगजेब का मुकाबला तो नहीं कर सके, उनके जो आबा अजदाद थे वो औरंगजेब को मुल्क से बाहर नहीं निकाल सके, लेकिन आज के दौर में वो सिर्फ इस तरह का हंगामा क्रिएट करते हैं तो तमाम लोग अब अबू आसिम आजमी के पीछे पड़ गए हैं। और हर वो शख्स जो इस वक्त औरंगजेब की तारीफ करता है, औरंगजेब के हवाले से सच्चाई बयान करता है, तारीख को पेश करता है, उसके हवाले से इसी तरह का एटीट्यूड अपनाया जाता है। औरंगजेब आलमगीर के ताल्लुक से अबू आसिम आजमी ने मीडिया से बातचीत की। दरअसल बात है 3 मार्च की। महाराष्ट्र असेंबली से बाहर निकलते हैं अबू आसिम आजमी, मीडिया वाले उनको घेर लेते हैं और औरंगजेब आलमगीर के हवाले से सवाल करते हैं। ये सब कुछ की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हाल ही में एक नई मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम है छावा, और इस छावा मूवी में संभाजी महाराज को हीरो के तौर पर पेश किया गया, औरंगजेब आलमगीर को विलन बनाकर पेश किया गया। जबकि तारीखी सच्चाई यह है कि औरंगजेब आलमगीर ने 50 सालों तक भारत पर हुकूमत की। औरंगजेब आलमगीर के वक्त का जो हिंदुस्तान था ये सिर्फ मौजूदा हिंदुस्तान नहीं बल्कि उसमें आज का मौजूदा हिंदुस्तान भी, आज का बांग्लादेश भी, आज का पाकिस्तान भी, उसके अलावा आज का अफ़गानिस्तान भी, इसके अलावा भी म्यांमार के कुछ इलाके, तिब्बत के कुछ इलाके, ये सब औरंगजेब के दौर का हिंदुस्तान था। इतने बड़े हिंदुस्तान पर औरंगजेब आलमगीर ने हुकूमत की और इस सच्चाई को, इस हकीकत को पूरी दुनिया तस्लीम करती है, पूरी दुनिया की तारीख में मौजूद है। उस औरंगजेब आलमगीर की छावा मूवी में जो इमेज बनाई गई है, जो बताई गई है, वो देखकर आपको हंसी आएगी। और इतना भी घटिया किरदार किसी डायरेक्टर का, किसी प्रोड्यूसर का, किसी मूवी राइटर का, स्क्रिप्ट राइटर का नहीं होना चाहिए। इससे खुद इन लोगों की जो असलियत है वो सामने आ गई और कोई भी उसूल पसंद इंसान ऐसी मूवी को देखना पसंद नहीं करेगा। बहरहाल उस मूवी में संभाजी महाराज जो शिवाजी महाराज के बेटे थे उनका बड़ा किरदार दिखाया गया और औरंगजेब आलमगीर को विलन बना दिया गया, पूरा गलत कैरेक्टर दिखाया गया, उनको मंदिरें तोड़ने वाला दिखाया गया। ये बताया गया कि संभाजी महाराज ने हार कर भी कैसे जीत हासिल कर ली और हर मर्तबा तारीख के साथ ये लोग इसी तरह तोड़ मरोड़ करते हैं, उसको गलत अंदाज में पेश करते हैं। अब अबू आसिम आजमी से पूछा गया इसी फिल्म के बारे में तो अबू आसिम आजमी ने कहा कि जो फिल्म है इसमें तारीख को गलत अंदाज से पेश किया गया है, औरंगजेब को बदनाम किया जा रहा है। औरंगजेब आलमगीर ने मंदिरों को बनाया था, मंदिरों को तोड़ने का काम नहीं किया था। अबू आसिम आजमी ने यह भी कहा कि औरंगजेब आलमगीर के हवाले से तारीखी सच्चाई है कि बनारस में एक पंडित की बेटी के साथ किसी अफसर ने ज़्यादती करने की कोशिश की। औरंगजेब को उसकी खबर मिली तो औरंगजेब आलमगीर ने उसके दोनों पाँव को हाथियों के 2 पाँव से बांध दिया और उसको बिल्कुल बीच से चीर दिया। और औरंगजेब आलमगीर के इंसाफ से वहाँ के हिंदू, वहाँ के पंडित इतने मुतमईन हुए, खुश हुए कि उन्होंने एक मस्जिद की तामीर की। इसी तरह औरंगजेब आलमगीर ने लगातार इंसाफ से काम लिया, किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं की, 50 सालों तक उन्होंने हुकूमत की। अबू आसिम आजमी से मीडिया वाले मजीद सवाल करते हैं कि क्या आप औरंगजेब आलमगीर को जालिम बादशाह, क्रूर शासक नहीं मानते? तो अबू आसिम आजमी का साफ जवाब है कि मैं उनको जालिम बादशाह नहीं मानता और यही कहना बर्दाश्त नहीं हो सका बीजेपी को, राइट विंग को, एकनाथ शिंदे को, जिनको सीएम से डिप्टी सीएम बना दिया गया। और उन्होंने कहा कि अबू आसिम आजमी की जो सदस्यता है वो सस्पेंड की जाएगी बजट सेशन के लिए। और फाइनली इस फैसले पर मोहर लग गई और बजट सेशन के लिए अबू आसिम आजमी को महाराष्ट्र असेंबली से सस्पेंड कर दिया गया है। अब सच्चाई क्या है उसको भी समझने की कोशिश कीजिए। औरंगजेब आलमगीर ने तकरीबन 50 सालों तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की है। औरंगजेब आलमगीर का जो हुकूमत का एरिया है वो 1658 से 1707 तक जारी रहा और इतने लंबे अरसे तक औरंगजेब आलमगीर ने पूरे हिंदुस्तान पर अकेले हुकूमत की। जो आज का साउथ इंडिया है,
कर्नाटका, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश का जो पूरा एरिया है वो भारत का हिस्सा कभी नहीं था। औरंगज़ेब आलमगीर ने उसको भारत का हिस्सा बनाया। इसी तरह नॉर्थ इंडिया को औरंगज़ेब आलमगीर ने भारत का हिस्सा बनाया। औरंगज़ेब आलमगीर का जो हिंदुस्तान था, उस हिंदुस्तान में जैसा कि मैंने शुरू में बताया, आज का मौजूदा हिंदुस्तान, आज का बांग्लादेश, आज का पाकिस्तान, आज का अफगानिस्तान और कुछ म्यांमार का एरिया, कुछ तिब्बत का एरिया, ये सब उस वक्त के हिंदुस्तान में शामिल था। इतने बड़े लंबे रकबा पर औरंगज़ेब आलमगीर ने अकेले हुकूमत की। इतना बड़ा हिंदुस्तान न तो औरंगज़ेब से पहले था न औरंगज़ेब के बाद हुआ। औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में जो हिंदुस्तान की जीडीपी थी वो वर्ल्ड जीडीपी में 25% पर मुश्तमिल थी। यानी पूरी दुनिया की उस वक्त जो जीडीपी थी उसमें 25% जो जीडीपी थी वो सिर्फ भारत की थी, कहीं और की जीडीपी नहीं थी। औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में, कह लीजिए मुग़ल हुकूमत के दौर में, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अंग्रेज़ बाहर से आए, उन्होंने भारत को लूटा, यहाँ की दौलत इंग्लैंड ले गए, दूसरी जगहों पर ले गए, लेकिन मुग़ल यहीं से आए या इसी इलाक़े से आए, क्योंकि उस वक्त का जो हिंदुस्तान था सिर्फ ये हिंदुस्तान नहीं था बल्कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान सब उसमें इंक्लूड था। और उन्होंने यहीं रहकर भारत को आगे बढ़ाया, भारत का विकास किया, भारत को सोने की चिड़िया बनाया। और उस वक्त यानी मुग़ल एम्पायर में, या कह लीजिए औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में, दुनिया की किसी भी हुकूमत में ये दम और ताकत नहीं थी कि वो उनसे मुकाबला कर सके, उनसे लड़ सके। अंग्रेज़ों ने कई मरतबा मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में चालाकी दिखाई या हिंदुस्तान के कुछ इलाक़ों पर उन्होंने हमला किया, तो औरंगज़ेब आलमगीर ने ऐसी सजाएँ दी उन अंग्रेज़ अफसरों को, अंग्रेज़ी हुकूमत के नुमाइंदों को, कि वो हमेशा याद रखने की कोशिश की। और जब तक औरंगज़ेब आलमगीर रहे, अंग्रेज़ हुकूमत ने कभी भी चालाकी नहीं दिखाई। अंग्रेज़ औरंगज़ेब आलमगीर से बहुत पहले, कह लीजिए शाहजहां के दौर में ही भारत में आ गए थे, बल्कि उससे पहले जहांगीर के दौर में भारत में आ गए थे, तिजारत करने के नाम पर लाइसेंस लिया था। और उसी ज़माने से अंग्रेज़ों की कोशिश थी भारत पर कब्ज़ा करने की, ईस्ट इंडिया कंपनी का ग़ुलाम बनाने की। लेकिन औरंगज़ेब आलमगीर ने अंग्रेज़ों की किसी भी ऐसी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया। और छोटी मोटी कहीं पर कोई घटना हुई, कहीं पर भी अंग्रेज़ों ने चालाकी दिखाई, तो औरंगज़ेब आलमगीर ने उनको पकड़ करके ऐसी सजाएँ दी जिसको उन्होंने हमेशा याद रखा और कभी भी औरंगज़ेब आलमगीर के सामने आने की जुर्रत और हिम्मत नहीं दिखा सके। औरंगज़ेब आलमगीर के ज़माने में ही शिवाजी महाराज ने उभरने की कोशिश की। शिवाजी महाराज के जो वालिद थे वो औरंगज़ेब आलमगीर के ही एक फ़ौजी अफसर थे। शिवाजी महाराज ने औरंगज़ेब की हुकूमत को या मुग़ल एम्पायर को तस्लीम करने से इनकार किया और कहा हम अपनी हुकूमत बनाएंगे। शिवाजी महाराज पहाड़ों में, जंगलों में छुप कर रहते थे। वो मुग़ल अफसरान पर, मुग़ल हुकूमत की फ़ौज पर छुपकर हमला करते थे, शब खून मारते थे। और उनकी प्लानिंग थी अपनी छोटी सी सल्तनत कायम करने की, अपनी हुकूमत बनाने की। मुग़ल हुकूमत को शिवाजी महाराज ने तस्लीम करने से इनकार किया। औरंगज़ेब आलमगीर को खबर मिलती रही, वो नज़रअंदाज करते रहे। जब शिवाजी महाराज ने ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश की तो औरंगज़ेब आलमगीर ने शिवाजी महाराज को आगरा की जेल में बंद कर दिया। लंबे अरसे तक शिवाजी महाराज को जेल में रहना पड़ा। उसके बाद शिवाजी महाराज को फिर वहाँ से रिहाई मिल जाती है। कैसे रिहाई मिली, कैसे आज़ादी मिली, इसके हवाले से अलग अलग हिस्टोरियन बात करते हैं। कुछ लोगों का यह दावा है कि शिवाजी महाराज खुद उस जेल से भागने में कामयाब हो गए। कुछ लोगों का यह कहना है कि औरंगज़ेब आलमगीर ने आज़ाद कर दिया था शिवाजी महाराज को और वो यहाँ से निकल कर चले गए। उसके बाद शिवाजी महाराज और औरंगज़ेब आलमगीर के दरमियान ज़्यादा किसी बड़ी लड़ाई का वाक़या या तस्करा नहीं मिलता। उसके बाद संभाजी महाराज का दौर आता है जो शिवाजी महाराज के जानशीन बने और संभाजी महाराज से भी औरंगज़ेब आलमगीर की कोई बाज़ाब्ता जंग नहीं होती है, बल्कि छुप छुपा कर एक दो हमला किया संभाजी महाराज ने औरंगज़ेब आलमगीर की फ़ौज पर। औरंगज़ेब आलमगीर के हाथ में पूरे हिंदुस्तान की सल्तनती पूरी फ़ौज थी। उन्होंने कभी भी इस पर हमला नहीं किया, बल्कि नज़रअंदाज किया कि एक छोटी सी हुकूमत है, एक छोटे से एरिया या रकबा पर इनका कंट्रोल है। चुनांचे औरंगज़ेब आलमगीर ने हमेशा नज़रअंदाज किया, कभी भी इस पर हमला नहीं किया। लेकिन तारीख़ में अब इसको हमेशा इस तरह पेश किया जाता है कि औरंगज़ेब आलमगीर और संभाजी महाराज या उनके वालिद शिवाजी महाराज के दरमियान जंगें हुई, लड़ाई हुई, औरंगज़ेब आलमगीर की शिकस्त हुई। अगर शिकस्त होती तो औरंगज़ेब आलमगीर की जो मौत है वो तब भी मौत नहीं होती, बल्कि उनको शहीद किया जाता या औरंगज़ेब आलमगीर की हुकूमत का ख़ात्मा कर दिया था। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने आखिरी दौर में जो अपनी सल्तनत का एरिया है वो औरंगाबाद को बनाया था, वहीं खुल्दाबाद में लंबे अरसे तक रहे, वहीं उनकी कब्र मौजूद है, वहीं उनकी मौत होती है। तो वो एरिया उनको खाली करने पर मजबूर किया था। उनका किला वहाँ मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। तो जितना कुछ बताया जाता है सब झूठ है, अफसाना है। अब औरंगज़ेब पर एक और बड़ा इल्ज़ाम लगाया जाता है कि औरंगज़ेब आलमगीर ने मंदिरों को मुनहदिम किया, जबकि सच्चाई ये है कि औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में सिर्फ
काशी विश्वनाथ टेम्पल में कुछ इन्हिदाम हुआ और उस इन्हिदाम के पीछे, डिमोलेशन के पीछे भी एक कहानी, उसके अलावा किसी और मंदिर को तोड़ने का कोई बाज़ाब्ता सबूत नहीं मिलता। दूसरी तरफ ये तारीख़ी सच्चाई है कि 360 से ज़्यादा मंदिरों को औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ग्रांट देते थे, उनको वजीफ़ा देते थे। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे पुजारी और पंडित उस दौर के थे जिनको औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी जागीरें दे दी थी, बहुत सारी ज़मीनें दे दी थी कि इन ज़मीनों से, इन इलाकों से जो भी आमदनी आएगी वो इन पुजारियों की होगी, इन पंडितों की होगी जो इन मंदिरों के पुजारी है, इन मंदिरों के जो मुहाफिज है। और 360 से ज़्यादा मंदिरों को ग्रांट देते थे औरंगज़ेब आलमगीर, बाज़ाब्ता तारीख़ में मौजूद है, इस पर लोगों ने आर्टिकल लिखा है। और अब ये ऑथेंटिक सच्चाई है, एक हिस्ट्री है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जिसको नहीं झुटलाया सकता। अभी मैं सुन रहा था सुधीर चौधरी को। आप जानते हैं सुधीर चौधरी आज तक के न्यूज़ एंकर हैं और इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने में, गलत तज्जिया करने में, तारीख़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करने में सबसे आगे उनका नाम आता है। अब सुधीर चौधरी ब्लैक एंड वाइट के एक शो में ये कह रहे हैं कि औरंगज़ेब आलमगीर अपने ज़माने में हर साल 1 लाख लोगों को कत्ल करते थे और उनमें अक्सरियत हिंदुओं की होती थी। अब जरा आप तारीख में जाइए, गूगल कीजिए, रिसर्च कीजिए कि औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में कुल आबादी भारत की कितनी थी। तो औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में जो कुल आबादी भारत की थी वो 140 मिलियन या कुछ लोगों के मुताबिक 160 या 200 मिलियन, मतलब 14 से 15 करोड़ के बीच में भारत की कुल आबादी थी औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में। और औरंगज़ेब आलमगीर के दौर का जो भारत था वो भारत नहीं बल्कि हिंदुस्तान था, और उसमें मौजूदा इंडिया की आबादी, बांग्लादेश की आबादी, पाकिस्तान की आबादी, अफ़गानिस्तान की आबादी, कुछ जो दूसरे इलाके हैं वो तमाम आबादी शामिल है। अब उस वक्त के इंडिया की आबादी को अगर आप शामिल करेंगे तो उस वक्त जो इंडिया की आबादी होगी वो 60-70 लाख से ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि उसमें और भी एरिया जुड़ जाता है। और सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि औरंगज़ेब आलमगीर हर साल 1 लाख लोगों को कत्ल करते थे। तो अगर 50 सालों में औरंगज़ेब आलमगीर ने 50 लाख हिंदुओं का कत्ल कर दिया तो फिर इतने जो हिंदू पाए जाते हैं, इतने जो ब्राह्मण पाए जाते हैं, ये सब कहाँ से आए, कैसे ज़िंदा बचे? ये सरासर झूठ है, हकीकत के ख़िलाफ़ है। और शर्म नहीं आती लोगों को किस तरह की झूठ बोलते हैं, इस तरह की बकवास करते हैं और ख़ुद ये अपने झूठ का शिकार हो जाते हैं। फिर इनके लिए इसको जस्टिफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। औरंगज़ेब आलमगीर के जो सबसे ज़्यादा अफसरान थे या उनके जो सबसे ज़्यादा दरबारी थे या उनकी हुकूमत में, उनके अहद में जो सबसे बड़े बड़े मिनिस्टर्स थे, वज़रा थे, वो सारे के सारे राजपूत होते थे या ब्राह्मण होते थे, मुसलमान नहीं होते थे। तो यही लोग औरंगज़ेब के दरबारी होते थे या औरंगज़ेब के वज़रा होते थे, औरंगज़ेब के अफसरान और मुसाहिबीन होते थे, और यही लोग पूरा निज़ाम संभालते थे। औरंगज़ेब ने इतना इन लोगों को इख्तियार दे रखा था, लेकिन आज यही लोग औरंगज़ेब आलमगीर के बारे में झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं। और अब औरंगज़ेब आलमगीर के ताल्लुक़ से जिस तरह लगातार झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जो लोग औरंगज़ेब आलमगीर के हवाले से तारीख़ बताते हैं, सच्चाई बताते हैं, अब कहा जाता है कि ये तारीख़ बताना, ये सच बोलना भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसको जुर्म में माना जाएगा। और इसी वजह से अबू आसिम आज़मी के ख़िलाफ़ एक्शन लिया गया। ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि अबू आसिम आज़मी ने गलत क्या कहा है, और इतना अबू आसिम आज़मी पर दबाव पड़ा, इतना अबू आसिम आज़मी को ट्रोल किया गया कि अबू आसिम आज़मी को माफ़ी मांगनी पड़ी। अब सुनिए अबू आसिम आज़मी की ये क्लिप। आज मुझे असेंबली से खबर मिली कि मुझे इस बजट सेशन, पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। मेरी तबीयत ख़राब है, ज़ुकाम मुझे हुआ, मैं असेंबली गया नहीं था। 2 दिनों से मेरे ख़िलाफ़ बहुत आंदोलन चल रहा है। मुझे तज्जुब है कि मैंने असेंबली के अंदर कोई ऐसी बात नहीं किया। मैंने बाहर कुछ प्रेस वालों के किसी सवाल के जवाब में वो बातें बोल दी जो इतिहासकारों ने, हिस्टोरियन ने जो लिखी हैं बातें, जो रोज़ाना कॉलेजेस में, स्कूलों में, बड़ी मीटिंगों में जा कर के वो हिस्टोरियन लोग बच्चों को बताते हैं, वही बातें मैंने बोल दी। तो इसके ऊपर इतना बड़ा गुनाह कि मुझे सस्पेंड किया गया। और मैंने असेंबली का सेशन चले, बजट सेशन है, कारपोरेशन इलेक्शन नहीं हुआ है, लोगों को काम रुके हुए हैं, तो मैंने यहाँ तक भी कह दिया कि भाई मैंने जो कहा बोला है, मैं अपनी बातों को वापस लेता हूँ। इसलिए मैंने कोई गलत चीज़ बोला नहीं था, लेकिन फिर भी वापस लिया मैंने कि सेशन चलता रहे, ये सब प्रॉब्लम नहीं हो। मैं अब जो है मैं पूछना चाहता हूँ महाराष्ट्र सरकार से कि क्या दोहरा कानून चलेगा यहाँ पर? प्रशांत कोलरकर साहब ने और राहुल शोलापुरकर साहब ने
छत्रपति शिवाजी महाराज को कैसे अपमानित किया है, कि कैसे कैसे अल्फाज बोले हैं। मैं अपने मुंह से वो चीज़ें अपने उन महापुरुषों के बारे में इनके कही हुई बातों को दोहराना भी अपने की शर्मिंदगी महसूस करता हूँ, लेकिन उस पर उनको जेल नहीं, उनको कुछ नहीं हुआ। अब मैंने एक चीज़ बोला जो इतिहासकारों ने बोला था, उसके ऊपर इतना बड़ा एक्शन। देखिए, अबू आसिम का मतलब कि मेरे पीछे 5 लाख जनता है और इस जनता के कामों को लेकर असेंबली में मुझे बात करना, डेवलपमेंट की बात करना, फंड की बात करना, ये सब रह गया। आपकी बात आपने रोक दिया इसको। मैं समझता हूँ कि ये सस्पेंशन जो हुआ है ना, इस पर दोबारा गौर करना चाहिए। कहीं ना कहीं इसमें ज्यादती हो रही है मेरे साथ, गलत कानून के मुताबिक नहीं, अपनी मनमानी हो रहा है ये। मैं ज़रूर वकीलों से बात करूंगा, कोर्ट में जाऊंगा, पहले अपने स्पीकर साहब के पास जाऊंगा कि आप न्याय कीजिए। मुझे अफसोस है इस बात का कि किसी इतिहासकार की कही हुई बात के ऊपर निलंबन कर दिया गया और कुछ लोग खुलेआम उन महापुरुषों के बारे में कैसे कैसी बातें कर रहे हैं। न उनकी किताब को बैन किया गया है, न उन पर कोई केस किया गया है। क्या है ये? अबू आसिम आज़मी इस वीडियो में कह रहे हैं कि मैंने जो कुछ कहा उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, और अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ पहुंची है तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूं। और अब कुछ लोग तो इससे आगे बढ़ गए। महाराष्ट्र के कुछ ऐसे लोग हैं जो दिन रात नफरत फैलाते हैं, जहर उगलते हैं। उन लोगों ने एक मुहिम चला रखी है कि औरंगाबाद के खुलदाबाद में जहाँ औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की कब्र है, उनकी कब्र को नौज़-बिल्लाह मुनहदिम कर दिया जाए, उनकी कब्र को ज़मीन बोस कर दिया जाए। इस तरह का भी लोग एजेंडा चलाने लगे हैं, लेकिन इनका जो एजेंडा है कभी कामयाब नहीं हो सकता। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की जो कब्र है बिल्कुल सादा है, पुख्ता कब्र नहीं है। वहाँ किसी को तस्वीर लेने की इजाज़त नहीं है, ना कहीं आप उस कब्र की तस्वीर ज़्यादा देखेंगे, किसी के व्लॉग में देखेंगे। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर चादर चढ़ाने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ आप वहाँ जाइए, फातिहा पढ़िए और आ जाइए। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के कब्र के चारों तरफ जो दीवार खड़ी की गई है, वो दीवार हैदराबाद के निज़ामों ने उस दीवार को बनाया था। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के पास इतना भी पैसा नहीं था। वैसा बादशाह था जो हुकूमत के ख़जाने से अपनी ज़ात पर कुछ भी खर्च नहीं करता था। वो टोपी बुनते थे या कुछ और काम करते थे और उसके ज़रिए अपना वो ज़िंदगी का निज़ाम चलाते थे। उनको भारत से मोहब्बत थी, वो भारत को आगे बढ़ाना चाहते थे, वो भारत की तरक्की चाहते थे। और इसी वजह से दिल्ली के सल्तनत को छोड़कर उन्होंने औरंगाबाद में ज़िंदगी का लंबा अरसा गुजारा, ताकि भारत, हिंदुस्तान मुत्तहिद रहे, इकट्ठा रहे, कोई इसको टुकड़े करने की कोशिश न करे। ये जो पूरा हिंदुस्तान है और साउथ इंडिया का इस वक्त हिस्सा है, तो ये औरंगज़ेब आलमगीर की ही देन है। औरंगज़ेब आलमगीर ने तो बहुत बड़ा हिंदुस्तान बनाया था, उनके बाद के लोगों ने हिंदुस्तान को संभालने में कामयाबी नहीं दिखाई। अफ़गानिस्तान अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश हो गया, तो ये इनकी नाकामी है। ये इनसे सवाल पूछना चाहिए, लेकिन ये लोग अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए औरंगज़ेब आलमगीर के पीछे पड़े हुए हैं। आज आरएसएस का एक एजेंडा है अखंड भारत, और अखंड भारत में जो नक्शा है, जो ममालिक शामिल है, उसमें पाकिस्तान भी, अफ़गानिस्तान भी, बांग्लादेश भी, और ये अखंड भारत औरंगज़ेब आलमगीर का दिया हुआ है। तो अगर ये आज अखंड भारत की बात करते हैं तो उसी औरंगज़ेब आलमगीर की हुकूमत की वजह से, उसी औरंगज़ेब आलमगीर की सल्तनत की वजह से। तो इन्हें तो औरंगज़ेब आलमगीर को अपना आइडियल मानना चाहिए कि औरंगज़ेब आलमगीर के अहद को दोबारा वापस लाना है, दोबारा हिंदुस्तान को अखंड भारत बनाना है। और भारत के मुसलमान भी अखंड भारत को हमेशा सपोर्ट करते हैं कि अगर ये पूरा एरिया हिंदुस्तान हो जाए, सब लोग इकट्ठे हो जाए, तो हिंदुस्तान और आगे बढ़ेगा, सबकी आबादी अच्छी होगी और मुल्क की जो रफ्तार है और तेज़ी से बढ़ने लगेगी। तो अखंड भारत अगर कभी था तो वो औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में था। अभी इनके पास सिर्फ नक्शा है, अखंड भारत तो है ही नहीं इनके पास। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए।